आपसे चंद रोज पहले जब मुलाकात हुई और हमने अ, कैसर राजा और डार्विन का बंदर पे बात की, तो मैंने आपसे वादा किया था कि किसी पाकिस्तानी माहिर हयातियात को आपसे मिलाया जाएगा और उनसे साइंटिफिकली पूछा जाएगा कि ये पाकिस्तान में जो गैर साइंसी रवैये हैं और जिस अंदाज से मजहबी टच दे के जहालत का प्रचार किया जाता है, दुनिया हमारे सामने आगे निकल रही है और हम इन जालसाजों के चुंगल में फंसे हुए हैं। कौन है ये ख्वाब फरोश? किन की आशीर्वाद इन्हें हासिल है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि हमारे यहाँ जो गैर साइंसी रवैये हैं, वो निहायत अफसोसनाक हैं। तो आज हम बात करते हैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर हयातियात माज़ तलत से। माज़ तलत ने बीएससी किया अब हयातियात में मॉलिक्यूलर साइड पर। उसके बाद फिर ये इन्होंने मास्टर्स भी बरतानिया से किया। फिर ये मास्टर्स के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ये 2 साल तक चूहों के जो जेनेटिक्स है उस पर रिसर्च करते रहे और अब ये पीएचडी कर रहे हैं। और आज हम इनसे जानते हैं कि ये कैसर राजा और डार्विन का बंदर की पूरी कहानी क्या है। इनसे मालूम करते हैं कि नज़रिया इर्तिका कितना दुरुस्त है, क्यों हमारे यहाँ इससे नफ़रत की जाती है। आइए माज़ तलत से बात करें। माज़ अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिज़ाज आपके? खैरियत से हैं आप? वेलकम सलाम जी, आई एम गुड, थैंक यू। आपकी तस्वीर रुक गई है। जी। माज़ कैसे मिज़ाज? आप खैरियत से हैं? मैं अच्छा हूँ, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा माज़, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो एक डिबेट रहती है कि ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या नज़रिया इर्तिका डार्विन का, ये तो बस थ्योरी है, कानून थोड़ी है ये। तो कानून होता तो मानते हैं हम, ये थ्योरी क्या है? तो ज़रा लोगों को, एक आम आदमी को बताइए कि साइंस में थ्योरी किसे कहते हैं, कानून किसे कहते हैं? ये क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे यहाँ? सो बिल्कुल अच्छा सवाल। और ये जनरल मिसअंडरस्टैंडिंग मेरा ख्याल इस वजह से क्योंकि लोगों को, जैसे हम नॉर्मल अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम वर्ड यूज़ करते हैं थ्योरी। मेरी थ्योरी ये है कि आज ऐसा होगा, या एक नॉर्मल एक थ्रोअवे वर्ड है वर्ड थ्योरी। बट साइंस में ऐसा नहीं है। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की थ्योरी वर्ड की डेफिनेशन देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि थ्योरी की 2 डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। एक वही जो थ्रोअवे वर्ड है, जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, मेरी थ्योरी ये है, आज मेरा ख्याल है ये हो जाएगा। थ्योरी से मतलब मेरा ख्याल होता है। बट साइंस में थ्योरी एक बहुत एडवांस स्टेज है ऑफ नोइंग समथिंग। फॉर एग्जांपल थ्योरी साइंस में वो होती है जो कि मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी वेरीफाई हो चुकी है। और थ्योरी का स्टेटस किसी भी चीज़ को मिलना कोई आम बात नहीं है। फॉर इंस्टेंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सिर्फ बाय थ्योरी नहीं है कि जिसको सिर्फ थ्योरी बोला जाता है। और भी ऐसी थ्योरीज हैं जो कि कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। साइंस में दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड, दे हैव बीन वेरीफाइड ओवर एंड ओवर अगेन बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड स्टेटस है उनका। सो साइंस में थ्योरी का वो मतलब है। और सेम गोज़ फॉर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब इसमें नेचुरल सिलेक्शन जो है वो मैकेनिज्म है। इस पे बात करते हैं, अभी नेचुरल सिलेक्शन पे भी बात करते हैं। याद रखिएगा माज़ कि हम इस वक़्त ना एक आम आदमी से बात कर रहे हैं, उसको हम बहुत ही साइंटिफिक बताएँगे तो ज़ाहिर है उसके लिए उसको समझने में मुश्किल होगी। मैं चाहता हूँ कि बहुत आसान करके ना बिल्कुल ब्रेक डाउन कर दिया जाए चीज़ों को। हमारे यहाँ अब आप ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी पढ़े हैं, अब तो आपने अपना ग्रेजुएशन भी आपने बरतानिया से किया है, उसके बाद मास्टर्स भी आपने बरतानिया से किया, फिर आप वहाँ पर चूहों की जेनेटिक्स पर रिसर्च भी करते रहे, अब आप पीएचडी कर रहे हैं ममालिया के कार्डियक डेवलपमेंट पर। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि पाकिस्तान में जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, उससे मुताल्लिक गलतफ़हमी क्या है? यानी क्या-क्या गलतफ़हमी है? उसे क्या क्या आपने वहाँ जो पढ़ा है, क्या देखते हैं कि वहाँ वहाँ किस स्टेज पर है वो? सो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहली बात तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि काफ़ी सारे लोग जो प्रिटेंड करते हैं कि दे हैव साइंटिफिक डिसएग्रीमेंट्स और डिस्क्रिपेंसीज़ विद थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पाकिस्तान में, मेरा पर्सनल बिलीव है, आई कुड बी रॉन्ग, कि वो एजेंडा की आई डोंट थिंक दे हैव साइंटिफिक disagreements. I think they're working on an agenda. For instance, in case of many people that I know on the online social circles kind of thing, उनका एक रिलीजियस एजेंडा है। ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू देम, आई हैव नो ओपिनियन ऑन दैट, मेरा उस पे कोई ओपिनियन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू देम इट गोज़ अगेंस्ट देयर रिलीजन, इट गोज़ अगेंस्ट देयर बिलीफ सिस्टम, एंड एनीथिंग दैट गोज़ अगेंस्ट देयर बिलीफ सिस्टम दे वांट टू चैलेंज इट, व्हिच इज फाइन। बट
वो उसको एक इस तरह का मास्क करते हैं कि हम तो साइंटिफिक चैलेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बहुत बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस कुछ लोग कहते हैं कि इवोल्यूशन, हम बांदरों से आए हैं तो बांदर अभी क्यों नहीं बोल रहे? ये बड़ी बड़ी बच्चों वाली है। आई डाउट कि जो काफी जो लोग सीरियस लेवल पे डिबेट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक वो ये क्वेश्चन करते हैं, बट एक बहुत कॉमन लेवल पे, एक कॉमन है, लेट्स से आप लाहौर की गली में हैं तो ये कॉमन बंदा, हाँ जी, हम क्या इंसान क्या बंदर से पैदा हुए हैं? नो 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 डेफिनेटली नहीं। ये और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का ये वो है, पोस्टुलेट भी नहीं है, इट्स नॉट पर इट सजेस्ट जो मंकीज हैं वो हमारे जेनेटिक कजन्स हैं, हम उनसे नहीं आए। हमारा और उनका एक कॉमन एंसेस्टर है, बिल्कुल ऐसे है कि जैसे मेरा और मेरा एक फर्स्ट कजन है, मैं अपने फर्स्ट कजन से नहीं आया, बल्कि अगर हम एक जनरेशन पीछे जाएं तो मेरे नाना या दादा या नानी या दादी, हम एक शेयर्ड एंसेस्टर है मेरा फर्स्ट कजन के साथ। मैं अपने फर्स्ट कजन से नहीं आया, मेरा फर्स्ट कजन मेरे से नहीं आया या आई। इट्स जस्ट दैट वी हैव अ शेयर्ड एंसेस्टर, सेम गोज फॉर मंकीज। मंकीज हमारे जेनेटिक कजन्स हैं, बहुत क्लोज। अच्छा, बट अमाज, अब एक और बात, जब तक हमारे यहाँ एक और भी मामला जो अब तक शायद समझ नहीं पा रहे लोग, डार्विन की थ्योरी पर क्वेश्चनिंग रही है माजी में, और वो उस वक्त तक रही है जब तक जो फॉसिल रिकॉर्ड था वो पूरी ट्री बन नहीं रही थी, उसमें कुछ चीजें मिसिंग थी। जाहिर है बहुत सारे फॉसिल हैं जो हमें नहीं मिल सकते। अब जमीन पर जिंदगी की इब्तदा को अब कोई 4 अरब साल हो चुके हैं, और वहां से लेके आज तक धीरे धीरे ये इर्तिका का अमल चल रहा है, आगे भी चल रहा है, हम में भी तब्दीलियां आ रही हैं मुसलसल, जाहिर है हम जानते नहीं हैं उनमें। आप ये बताइए कि ये जो, अब ये तो हमें मालूम है कि ये जो इर्तिकाई अमल है ये चल रहा है, और नेचुरल सिलेक्शन भी हो रही है। वो नेचुरल सिलेक्शन में अभी आपसे उस पर तफसील से बात भी करूंगा। मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये है कि ये इर्तिका में इंसान का तो जिक्र भी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में उसने नहीं किया था, उसने तो तमाम जानदारों की बात की थी। और तो फॉसिल रिकॉर्ड वो जब तक वो मुकम्मल नहीं था तो उस वक्त तक तो गुफ्तगू होती रही, लेकिन अब तो जब डीएनए हमारे सामने आया तो उसके बाद तो ये डार्विन की थ्योरी पर तो उनके टेक्निकल, जो डार्विन की थ्योरी का टेक्निकल पार्ट है उस पर तो ज़ाहिर क्वेश्चनिंग होती रहेगी और होती रहेगी, साइंटिफिक बात है वो। लेकिन जो उनकी थ्योरी है, जो आइडिया है, उसको तो लोग मानते हैं। तो आप ये बताइए कि जो फॉसिल में मिसिंग थी चीजें, फॉसिल रिकॉर्ड मिस था कुछ, जो कि अभी भी मिस ही रहेगा वो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन जब से डीएनए आया है तो क्या दुनिया में उसके बाद भी डिबेट रही है कि थ्योरी ठीक है या नहीं है? So speaking of debate, and obviously मैं थोड़ा academic circles में हूँ, so speaking of, like, I'm surrounded by scientists all the time, conferences, networking, all of that. Scientific community में, including in my own lab, I work, मेरा अपना जो काम है वो related to genes and isoforms, which we can get into later on. कोई debate नहीं है, no one debates about that. अगर हम वेरी स्पेसिफिकली इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स के सर्कल्स में जाएं, बहुत ही ज्यादा एक निश फील्ड में जाएं, तो भी थोड़ी सी डिबेट ये है कि प्राइमरी मैकेनिज्म्स क्या हैं इवोल्यूशन के। फॉर एग्जांपल, क्या नेचुरल सिलेक्शन प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स है या नहीं? नेचुरल सिलेक्शन एक ड्राइविंग फोर्स है, वी नो दैट, वो वेल एस्टैब्लिश्ड है, नो वन चैलेंजेस दैट। But after Darwin, since Darwin, what we have understood is, and since obviously modern revolution of molecular genetics and DNA, के और भी mechanisms हैं जो contribute करते हैं to genetic diversity and phenotypic diversity on planet Earth and life that we see. But evolution by natural selection बहुत well established है। तो फील्ड में तो कोई डिबेट नहीं है। जो, और गोइंग बैक, जो आपने कहा कि जो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में डार्विन ने फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब व्हेन ही प्रपोज्ड द आइडिया कि इस तरह नेचुरल सिलेक्शन होती है और लाइफ की डाइवर्सिटी, लाइफ डाइवर्सिफाई होती है, जो उसकी फर्स्ट बुक आई थी 1959 में, वो वाकई बहुत जनरल थी अबाउट लाइफ। 100% एग्जैक्टली, हाँ, बहुत एक उसमें उसने जनरल, उसने कहा ये प्रिंसिपल्स लाइफ पे अक्रॉस द ट्री ऑफ लाइफ अप्लाई होते हैं। वेल, ही इंट्रोड्यूस द ट्री ऑफ लाइफ, और उसने कहा ये बड़े ब्रॉडली अप्लाई होते हैं। फिर, और उस टाइम पे जाहिर सी बात है, उस टाइम का विक्टोरियन इंग्लैंड, विक्टोरियन है था, उसका एक जाहिर सी बात है, चर्च was still a thing, और Christianity was still a thing, और Christianity में भी वही है कि mankind is superior creation of God. So he was a bit scared himself to talk about man, like human, sorry, man is not the right word, humankind. Uh, he was himself aware of the political context and social things, that social influence of the idea. If I say, oh, even man has
is just like one of humans are just one of many, one of the branches Animal. of Yeah. like so he waited a few more years. So इंसानों की जो evolution की उसने बात की वो उसने 1871 में की in the Descent of Man. It took him even for Darwin, it took him a while to, muster the courage to be able to talk about humans as just another animals on this big evolutionary tree. और स्पीकिंग ऑफ फॉसिल एविडेंस, ये एक बड़ा अजीब सा मिसकंसेप्शन है कि हमारे पास फॉसिल एविडेंस के कोई ऑब्वियसली फॉसिल एविडेंस कोई बहुत स्पेशली मॉडर्न टाइम्स में कोई भी इवोल्यूशनरी अगर आपने किससे कहना हो कि मुझे साबित करो इवोल्यूशन, वो फॉसिल्स को नहीं यूज करेगा. दे माइट यूज इट बट दैट्स नॉट द प्राइमरी थिंग. बट डार्विन के पास वही प्राइमरी चीज थी. और इवन द फॉसिल रिकॉर्ड, हमारे पास बहुत एक्सटेंसिव फॉसिल रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है दुनिया भर के म्यूजियम में. लंदन में आई गो टू केंसिंगटन, साउथ केंसिंगटन म्यूजियम, इट्स जस्ट देयर. आई एम श्योर जर्मनी में भी काफी होंगे. तो ऑलरेडी फॉसिल एविडेंस बहुत स्ट्रांग है. ये सिर्फ एक क्रिश्चियन क्रिएशनिस्ट की एक मिथ है कि ओ हमारे पास तो फॉसिल एविडेंस तो कंप्लीट है नहीं. बहुत अच्छा फॉसिल रिकॉर्ड इटसेल्फ अवेलेबल है टू प्रूव द आइडिया कि ग्रेजुअली लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है. अगर हम जमीन में खोदें और एक स्कल मिले और हम थोड़ा और डीप खोलें तो एक और स्कल मिले, एक और थोड़ा उसी सरफेस में और डीप जाएं, एक और थोड़ा लेस, और कॉम्प्लेक्सिटी ओवर द टाइम डिक्रीज हो रही है. इससे मोस्ट सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या होगी? इससे मोस्ट बिल्कुल ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलेस्ट टर्म्स, आपकी सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि जितना हम अर्थ की लेयर में डीप जाते जा रहे हैं उतनी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है. बिकॉज जितना डीप जाएंगे उतना हम टाइम में पीछे जा रहे हैं. इसका मतलब अगर उसको रिवर्स करें, जितना टाइम में नया आएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो रही है लाइफ की. तो इस तरह का फॉसिल एविडेंस हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल था. लेकिन ऑब्वियसली फिर मोलेकुलर जेनेटिक्स की रेवोल्यूशन और डीएनए की डिस्कवरी 1953 में, दैट जस्ट लाइक, फिर उसके बाद तो कोई मतलब यू कैन जस्ट सी इट इन, यू कैन सी इट आप तो इन वहां द. बताते हैं कि अब तो ये कि चिंपैंजीज हमसे 99% हमारे साथ सेम है, 98% गोरिल्ला है, 96% बंदर है, 83% पिग्स हैं, 78% कुत्ते हैं, बल्कि वो तो बैक्टीरियाज और ट्रीज तक से हमारा जीनोम स्ट्रक्चर ढूंढ लेते हैं. तो अच्छा ये बताइए, आम आदमी को बताइए नेचुरल सिलेक्शन क्या है? बहुत सुनते हैं ना ये नेचुरल सिलेक्शन, ये है क्या? सो नेचुरल, अगर आपने अभी मुझे बुक दिखाई, आपने पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि डार्विन ने खुद नेचुरल सिलेक्शन कैसे एक्सप्लेन की. ही डिड नॉट जंप टू नेचुरल सिलेक्शन, ही स्टार्टेड ऑफ विद आर्टिफिशियल सिलेक्शन. के जैसे वुल्व्स हैं, वुल्व्स थे. इनफैक्ट डार्विन गॉट इट रॉन्ग बाय द वे स्लाइटली. तो डार्विन ने जब इतनी सारी स्टडी की तो डार्विन को लगता था जो मॉडर्न कुत्ते हैं हमारे, वो वुल्व्स और जैकल्स, जो कि एक और वुल्फ टाइप एनिमल है, उससे मिलके आए हैं. बट ही वाज रॉन्ग. हाउ डू वी नो ही वाज रॉन्ग? By modern molecular genetics. We now know for a fact that dogs जो हैं उनकी ancestry में jackals का कोई लेना देना नहीं है. dogs सिर्फ wolves से आए हैं. अब take dogs for example. इंसानों ने, dogs पहले wolves थे, इंसानों ने उनको डोमेस्टिकेट किया आहिस्ता आहिस्ता. ऐसे अगर आप कभी लंदन आएंगे तो आपको रियलाइज होगा फॉक्सेस भी आहिस्ता आहिस्ता खुद को सेल्फ डोमेस्टिकेट कर रही हैं लंदन की सड़कों में. मे बी 10,000 साल बाद फॉक्सेस पेट्स होंगे ह्यूमंस के. बट एनीवे, सो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर इंसान ने एक ऐसा कुत्ता ब्रीड करना चाहते हैं. मैं वहां यहाँ 1 मिनट रोकूंगा. मैं अभी कुछ अरसे पहले वहाँ कीनिया में था, और वहां जब लोगों को ये पता चला, जब उनको मैंने बताया कि हम भैंस का दूध पीते हैं, तो उसने सारे वो जो दुकान वाला था उसने बहुत सारे लोग इकट्ठे कर लिए. उसने कहा आप लोगों ने भैंसों को डोमेस्टिकेट कैसे किया है? ये तो हो ही नहीं सकते. ये देखो ये भैंसे आपको नजर आ रही है, जो यहाँ जो भैंसे हैं ये तो करीब भी नहीं आने देते आपको. मैंने कहा भाई जो इंडियन वाटर बफेलो है ये डिफरेंट है, और ये हम तो गाय से ज्यादा उसका दूध पीते हैं. तो जी आप बात कर रहे हैं. हाँ, तो हमने क्या किया ऐसे वुल्व्स लिए. फॉर एग्जांपल अगर हमने एक ऐसा ऐसा पेट चाहते हैं, लेट्स नॉट कॉल इट कुत्ता बिकॉज उस टाइम पे इमेजिन गोइंग बैक, कुत्ता वाज प्रोबब्ली नॉट अ वर्ड, लाइक डॉग वाजंट अ थिंग, वो स्पीशीज भी नहीं थी. आप ऐसा वुल्फ पेट चाहते हैं जो कि जिसकी सेंस ऑफ हियरिंग बहुत अच्छी हो ताकि वो गार्ड बन सके, रात को हल्का सा भी खटका हुए. तो आप अपना जितना भी वुल्फ का स्टॉक है आप उसको एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कौन सा सबसे जल्दी रिस्पॉन्ड करता है किसी भी हल्के से शोर को. आप उन दोनों को लेके आपस में ब्रीड करवा देंगे. फिर उनकी अगली नस्ल आएगी. फिर अगली नस्ल में से काफी सारे होंगे, उसमें से पिक करेंगे कौन से दो बेस्ट सुन रहे हैं, फिर उनको ब्रीड कराएंगे. ऐसे ही ओवर द जनरेशन जब आप ये करते रहेंगे तो क्या होगा कि जो फाइनल एक प्रोडक्ट मिलेगी काफी जनरेशन बाद, वो बहुत अच्छी सेंस ऑफ हियरिंग होगी, उसकी ऑडिटरी सेंसेस बहुत शार्प होंगे. और दूसरा भी देखा जाएगा कि कौन सा जावेद जो जानवर है वो आप इंसानों के साथ रहते हुए
जो वाइल्डनेस है उससे, जैसे बहुत सारे जानवर हैं जो इंसान ने डोमेस्टिकेट करने की कोशिश की लेकिन वो हुए ही नहीं, यानी वो वाइल्ड ही रहे। मैं कुछ दिन पहले की बात है माज कि मेरे जो साहबजादे हैं वो 7 साल के हैं और उनके साथ हमारा जो कुत्ता है वो हस्की और शेपर्ड का वो ब्रीड है, और वो सो रही थी साथ वो। तो मैं एक लम्हे के लिए सोच रहा था कि एक भेड़िया है जो इस छोटे से बच्चे के साथ सो रहा है, और कितना ट्रस्ट है हमारे बीच में कि हम ये जो बच्चा है इसकी हिफाजत करेगा। ये एक ग्रेव मिली 30,000 साल पुरानी, यानी आइस एज के बाद की, और उसमें उस आदमी के साथ जो दफन था उसके साथ उसका कुत्ता दफन हुआ, यानी उसकी हड्डियां मिली। इसका मतलब है कि इंसान का कितना कितना तवील सफर है इस कुत्ते के साथ। खैर, नेचुरल सिलेक्शन एक आम आदमी कैसे समझे कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है? मेरा सारा पॉइंट कुत्ते वाली बात कर रहे हैं, आप समझ गए ना? तो ये थी आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसी तरह अब इसी के एक और टाइप है जिसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें कि हम नहीं सिलेक्ट कर रहे बल्कि नेचर सिलेक्ट कर रही है खुद। अब नेचर के सिलेक्ट करने की अच्छी एग्जांपल होगी बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो कि जैसे कि इंसानों जैसे बैक्टीरिया भी, उनमें भी जीन्स है, उनकी भी जीन्स इवॉल्व होती हैं। इंसानों ने एंटीबायोटिक्स बना दिया उसके अगेंस्ट। अब इमेजिन करें कि किसी भी नेचर में ना, किसी भी स्पीशीज में, नेचर में हर जीन के डिफरेंट वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? अब इमेजिन करें कि इंसानों ने जो एंटीबायोटिक बनाई है वो एक खास जीन के अगेंस्ट है, किसी भी जीन के एक खास वेरिएंट के अगेंस्ट है। अब पॉपुलेशन में उस जीन के अगर 5 वेरिएंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, और इंसानों ने जो एंटीबायोटिक बनाई है वो 4 के अगेंस्ट बना दिया है, तो अब वो 4 तो मर जाएंगे, वो चारों बैक्टीरिया तो मर गए क्योंकि इंसानों ने एक वो सिलेक्शन प्रेशर अप्लाई कर दिया। खैर ये नेचुरल सिलेक्शन है, ऑल्दो इसमें भी आर्टिफिशियल का एक टच है, बट वो बैक्टीरिया मतलब वो हम खुद सिलेक्ट नहीं कर रहे। अब जो 5वां वेरिएंट है, इसका मतलब है वो चारों मर रहे हैं। इसका मतलब है जो 5वां वेरिएंट है, वो जो चारों ने रिसोर्सेज यूज करनी थी, अब वो उस अकेले के पास है। उस अकेले बैक्टीरिया जिसके पास वो खास वेरिएंट अवेलेबल है, जिसके अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक नहीं है, तो उसके पास वो सारे ही रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। वो उन रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा और बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा। जब वो बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, तो वो वहां पे उसकी पॉपुलेशन बाय डिफॉल्ट ज्यादा हो जाएगी, जस्ट बाय सिंपल नंबर्स। और जब आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे उसका इस्तेमाल हो लगे उस पर, उसका असर ही नहीं होगा क्योंकि वो तो आपने बनाया नहीं उसके लिए। 100%, हाँ। तो इसीलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होती है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन की एक बहुत अच्छी एग्जांपल भी है। और एक और अच्छी एग्जांपल होगी कोविड के नए नए वेरिएंट्स, वो भी ये था। क्योंकि कोविड जो है वो आरएनए बेस्ड वायरस था, आरएनए में म्यूटेशंस डीएनए से भी ज्यादा होती हैं, तो वो जल्दी जल्दी म्यूटेशंस कर सकता है। जल्दी से म्यूटेशन का मतलब है कि वो अपनी जीन्स बहुत जल्दी चेंज कर सकता है, वो बहुत जल्दी इवॉल्व होता है। इसीलिए कोविड के बार बार नए वेरिएंट्स आए और इंसानों को नई से नई वैक्सीन भी इन्वेंट करनी पड़ी। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। उसके अलावा एक बड़ी फेमस एग्जांपल है पेपर्ड मॉथ की, मेरे ख्याल इंग्लैंड की एग्जांपल है, शायद मैं कहीं से भूल रहा हूँ अगर कोई फैक्ट इसमें गलत हो जाए, लेकिन उसमें ये था कि मॉथ्स थे जो एग्जिस्ट करते थे। इट वाज समथिंग लाइक दिस के, अब जाहिर सी बात है मॉथ्स के भी नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं, और काफी स्पीशीज प्रेडेशन को अवॉइड करने के लिए क्या करती हैं, खुद को कैमोफ्लेज कर लेती हैं। तो वो जो मॉथ्स थे, आई थिंक वो ग्रीन कलर के थे, ताकि वो जब वो लीव्स पे बैठते थे दरख्तों की, तो जो उनके प्रेडेटर्स हैं उनको नजर ही नहीं आते थे वो। तो फिर वहां पे क्या हुआ, वहां पे उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई इंग्लैंड में, और फिर इंडस्ट्रीज का धुआं, और उस एरिया में सारी इंडस्ट्रीज बन गई। तो वो वहां पे क्या होने लग गया, जो पत्ते थे वो काले होने लग गए। तो अब जो ग्रीन मॉथ्स थे, जब वो काले पत्ते पे बैठते तो फिर भी उनका कैमोफ्लेज इफेक्ट खत्म हो गया, तो वो फिर भी नजर आते थे प्रेडेटर्स को, तो प्रेडेटर्स ने उन्हें खाना शुरू कर दिया। यानी कि ग्रीन कैमोफ्लेज जो पहले बहुत अच्छा चल रहे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद खत्म हो गए। अब क्या कहते हैं, अब उनके जो मॉथ्स के जो स्किन कलर में जो नेचुरल वेरिएशन थी, उसमें से कुछ ग्रीन होंगे, कुछ येलो होंगे, कुछ ब्लैक होंगे। अब क्या हुआ, वो सारी जगह ब्लैक होनी शुरू हो गई थी, तो लेकिन जो ब्लैक वाले थे जो पहले बहुत ही कम थे, इक्का दुक्का इधर उधर कहीं होते भी थे तो खाए जाते थे, अब वो ज्यादा होने लगे पॉपुलेशन में। क्यों? क्योंकि अब उनका कैमोफ्लेज अच्छा हो गया। ग्रीन वाले सारे खत्म होते जा रहे थे, ब्लैक वालों के पास रिसोर्सेज ज्यादा थी, उन्होंने ज्यादा रिप्रोड्यूस किया, ज्यादा मेट किया, तो पॉपुलेशन में ज्यादा वो फैल गए। और ये एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, माज ये पाकिस्तान में हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में बहुत ही गैर साइंस किस्म का एक रवैया रहा है। अभी कुछ अरसे पहले की बात है कि वहाँ केपीके में एक टीचर को वहाँ मौलवी ने घेरा हुआ था, उसको कह रहे थे कि तुम माफी मांगो कि तुमने क्यों डार्विन पढ़ाया है। पाकिस्तान में जो आप, क्योंकि पाकिस्तान में पढ़े हैं, अब आप एक तवील अरसे से बरतानिया में हैं, पाकिस्तान में एंटी साइंस रवैया, उसकी एक वजह तो रिलीजियस फैक्टर भी होगा,
एक वजह आपको लगता है कि रियासत भी इन्वॉल्व है इसमें, कि अब हमारे यहाँ साइंस को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता जिस तरह करना चाहिए। आपका एक्सपोज़र बाहर का है, यहाँ पर बाकायदा रॉयल सोसाइटीज़ हैं आपकी, जहाँ पर गुफ्तगू होती है, मुज़ाकरे हो रहे होते हैं। आप हर रोज़ एक इनोवेशन की बात हो रही होती है। पाकिस्तान में मिस नहीं करते लोग? हाँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट कि वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है अगेंस्ट, लाइक लेट्स से आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट के पास कोई इंसेंटिव है टू टीच पीपल कि एवोल्यूशन गलत है। आई डोंट, मेरे पर्सनल ओपिनियन, आई कुड बी रॉन्ग, मे बी उनके पास इंसेंटिव है, बट आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट के पास कोई खास इंसेंटिव है टू टीच दैट एवोल्यूशन इज रॉन्ग। उनको मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक गवर्नमेंट केयर्स अबाउट दीज थिंग्स, दे केयर अबाउट आई डोंट नो इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, व्हाटएवर, बट आई डोंट थिंक दे केयर अबाउट दीज थिंग्स। बट ये बात ट्रू है कि गवर्नमेंट और जनरली सोशल लेवल पे भी एक कोई एक्टिव एफर्ट नहीं है टू टॉक, कि एक सोशल एक डिसेमिनेशन ऑफ साइंटिफिक कल्चर, कि जहाँ पे नॉर्मली ऑडिटोरियम्स फुल हो रहे हैं, एक्सपर्ट्स आके बैठ के बात कर रहे हैं जीन्स पे, इवोल्यूशन पे, पैटर्न फॉर्मेशन पे, ब्लैक होल्स पे, फिजिक्स की बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली एक दुनिया है। वो एक कल्चर वाकई कम है। रिसेंटली मैं एक फॉलो कर रहा था फॉर इंस्टेंस, एक बड़ी अच्छी एग्जांपल कि वो एक द ब्लैक होल है एक इस्लामाबाद में, वो परवेज हुद भाई का है शायद। तो अब वो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन फिर मैंने उस पर एक ट्रेंड नोट किया, व्हेनेवर देयर इज अ पॉलिटिकल टॉक, किसी भी ऑडिटोरियम इज फुल, बट व्हेन इट्स अबाउट साइंस, अबाउट द नेचुरल रियलिटी या फिजिकल रियलिटी जिसमें हम रहते हैं, जीन्स, इवोल्यूशन, एटम्स, प्रोटॉन्स, दैट्स ऑल दैट देयर इज टू इट, नेचुरल रियलिटी, तो ऑडिटोरियम कभी फुल नहीं होता। आई डोंट नो कि उसकी सोशल रीजन क्या है, बट अनफॉर्चुनेटली एक सोशल लेवल पे आई थिंक इंटरेस्ट कम है। आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कि अच्छा, सोशियोलॉजी में के। एक और चीज़, आप आखिर में ये बताइए, हम जो देखते हैं सोशियोलॉजी में, रिलीजन में जो इंसान है, वो कोई इतना पुराना में नज़र नहीं आता। यानी कोई 7-8 हज़ार साल, 10 हज़ार साल, हमारी जो आर्कियोलॉजी है, वो ये इतनी पुरानी है। साइंस क्या कहती है कि इंसान होमो सैपियन, उससे पहले होमो इरेक्टस, या इंसानों की जो वो कब से हैं? कितना अरसा हो गया हमें इस दुनिया में आए हुए, और ये एवोल्यूशन कब से शुरू हुई है? सो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इन जनरल सिर्फ इंसानों के नहीं, वो तो तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स से, जब से पहला सेल है तब से वो उस पे नेचुरल सिलेक्शन पहले सेल पे अप्लाई हो रही है। जितनी भी डाइवर्सिटी हम इस दुनिया में देख रहे हैं, वो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, सिर्फ इंसान नहीं, वो पहले सेल से एग्जिस्ट करती है। नेचुरल सिलेक्शन एक ड्राइविंग फोर्स है सिंस डे वन। अबाउट ह्यूमंस, ये एक ऑनगोइंग रिसर्च एरिया जिस पे पीपल आर वर्किंग एवरी डे। वी हैव अ लैब हियर ऑन 4th फ्लोर जो कि वर्ल्ड लीडिंग लैब है, जो कि ह्यूमन एवोल्यूशन पे काम कर रहे हैं। लाइक इफ यू वांट टू चेक आउट देयर लैब वेबसाइट, यू विल लर्न अ लॉट अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन। सो पहले जो, जितना मुझे पता है, पहले जो कुछ अर्से पहले तक कोई अंडरस्टैंडिंग के 1.5 से 2 लाख साल समथिंग हुए हैं होमो सेपियंस को। लेकिन रिसेंटली जो मैंने कहीं पढ़ा है कि वी हैव फाउंड इवन मोर ओल्डर फॉसिल एविडेंस सजेस्टिंग कि शायद इससे भी पुराने होमो सेपियंस, तकरीबन बिटवीन 3 to 6 3 से 6 लाख साल पहले तक, तकरीबन 0.3 to 0.6 मिलियन ईयर्स अगो, हम शायद इतने पुराने भी हैं। तो होमो सेपियंस इटसेल्फ काफी ये एक ऑनगोइंग चीज है, डिपेंड्स ऑन हमें फॉसिल्स कब और कहाँ मिलते हैं, कितने पुराने मिलते हैं, हम उनको किस तरह डेट कर पाते हैं। लेकिन तकरीबन 3 से 6 लाख साल पुराने होमो सेपियंस इटसेल्फ हैं। और होमो इरेक्टस हमारी एक एंसेस्ट्रल स्पीशी है, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, होमो इरेक्टस हमारी एंसेस्ट्रल स्पीशी है, यानी कि हम उनसे डिसेंड हुए हैं। लेकिन निएंडरथल्स हमारी एंसेस्ट्रल स्पीशी नहीं है, वो हमारे कजन्स हैं। यहाँ तो यूरोप में तो जो लोग हैं उनके अंदर भी 2.8 कहते हैं, 2.8% जीन है निएंडरथाल। एग्जैक्टली, हाँ, 100% उनके अंदर जीन है। इनफैक्ट काफी नए एविडेंस अगेन फ्रॉम पॉन्टस लैब ऑन 4th फ्लोर, उन्होंने दे आल्सो फाउंड के जो हमने मेट किया निएंडरथल्स के साथ, इसीलिए हमारा वो है कि पहले हाँ, हाँ, पहले हम यहाँ जो इंसान यूरोप आया होगा, उसको तो पता भी नहीं होगा ना कि ये इंसान नहीं है, ये कोई और स्पीशीज। एग्जैक्टली, हाँ, तो उन्होंने मेट भी किया, और उसी मेटिंग की वजह से ही अब हमारे पास जो थोड़ा सा डीएनए है उनसे। इनफैक्ट एक रिसर्च थी जिसमें मैं पढ़ रहा था कि जो तिब्बत है, तिब्बत क्योंकि बहुत ऊपर है, तो वहां पे भी कोई एविडेंस था कि वहां पे निएंडरथल्स की एक छोटी सी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती थी, जिससे इंसानों ने मेट किया। और
इंसानों ने हायर एल्टीट्यूड पे, यानी क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे रहना मुश्किल है, वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, तो आपको एक सेट डिफरेंट जेनेटिक मेकअप चाहिए टू सर्वाइव देयर, एंड ह्यूमन बीइंग्स गॉट दैट स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप फ्रॉम निएंडरथाल्स बाय मीटिंग विद निएंडरथाल्स, जो कि तिब्बत में थे। और अभी जो लोग तिब्बत में रहते हैं उनके पास अभी भी वो जीन्स हैं, एंड that allows them to survive in those low oxygen places like as high as Tibet. तो हमने निएंडरथाल्स के साथ मेट किया। शुक्रिया मास, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे मिलके अच्छा लगा, बहुत जी लगा के पढ़िए और हमारा नाम रोशन किए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आदाब, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मासलत से। उम्मीद है कि अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि ये मजहबी टच देकर आपको साइंस से दूर करना ये किन लोगों का खेल है और क्यों चाहते हैं ऐसा। जब भी आपके सामने कोई चीज आया करे तो सवाल क्या करें। साइंस आपकी दुश्मन नहीं है। साइंस आपके आसपास माहौल को तख्लीक करने वाला एक खूबसूरत इल्म है। वो इल्म जिसके जरिए कायनात हमसे बातें कर रही है। कायनात की बातें सुनना, कायनात की सरगोशियां समाअत करना एक बेहद खूबसूरत अमल है। इस खूबसूरत अमल को हमेशा अपने साथ जरूर रखिए। तो बहुत ख्याल रखिएगा। आदाब।